हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? सबके सब एकदम मस्त बिंदास हो या नहीं हो? पहले एक बार बता दो। रापची एकदम जबरदस्त। चलो, तो इसी जबरदस्त वाले मोमेंट के साथ हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन। मोशन में भी कौन सा? लीनियर मोशन। मोशन में भी कौन सा? लीनियर मोशन। देखो मजा दिला देंगे आज पूरे क्लास में। तो सबके सब बच्चे एकदम प्यारे तरीके से यहाँ बने रहो। और हम तो जा ही रहे हैं स्टार्ट करने, तुमको कहीं जाना नहीं है। तुमको क्या करना है? तुमको बस एक काम करना है, लाइक का बटन काला करना है, कमेंट भर भर के करने हैं। और दूसरा जानते हो क्या करना है? देखो अपना जो एमजेएस परिवार है ना, ये थोड़ा छोटा है, अभी और बड़ा करना है। तो इसके लिए जो लिंक है ना, शेयर करते रहो। अब चैनल को सब्सक्राइब ऐसे करो कि वहाँ पे लाल होता है, वैसे अगर सब्सक्राइब नहीं किए रहोगे तो लाल दिखेगा, उसको ऐसे ठोक दोगे ना तो काला हो जाएगा या किसी डिफरेंट कलर में बदल जाएगा। तो बदल दो, लाल से कुछ और कलर कर दो। अब लाल लाल देखे बहुत दिन हो गया। बेनिफिट अगर है तो जाहिर सी बात है कि उसको लाल वाले को ना कुछ रंगीन बना दो, थोड़ा डिफरेंट कलर में कर दो। पहली दूसरी चीज़, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि देखो कंटेंट यहाँ हम लोग बढ़िया बढ़िया लेके आते हैं, और ऐसा लाते हैं और इस वादे के साथ लेके आते हैं कि यहाँ से बाहर नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जो पढ़ा रहे हैं, जो लिखा रहे हैं, यहाँ पे जो समझा रहे हैं, इससे बाहर का नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो कॉपी पेन लेके एकदम दबा के बैठ जाओ। फेविकोल लगा लेना पहले सीट में, उसके बाद बैठना, ताकि तुम भागने की कोशिश करो, फेविकोल जाने ना दे। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं सीधा बिना किसी और बकैती के मोशन। तो देखो बच्चों, मोशन क्या होता है? मोशन होता क्या है? क्या ये चांद घूम रहा है, कि सूरज घूम रहा है, कि धरती घूम रहा है, कि पीके का गोला घूम रहा है? हो क्या रहा है? ये मोशन क्या है? ट्रेन चल रहा है या हम ट्रेन के बाहर हैं तो हम चल रहे हैं? तो ये सब आज की क्लास में हम लोग एक एक करके धीरे धीरे एकदम मजे मजे में सीख लेंगे। तो देखो मोशन क्या है, ये तो हमारे लिए एक बड़ा सवाल है, ठीक है ना? तो हम आपको समझाते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप कि मोशन होता क्या है। मोशन को डिफाइन भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी। अब आप समझो कि मोशन क्या है। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान समझना, यहाँ सब इंग्लिश में चलता है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मैंने लिखा जो, इसको ध्यान से सुन, एकदम अच्छे से लिख लेना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। और दूसरी चीज सराउंडिंग के भी रिस्पेक्ट में, टाइम और सराउंडिंग दोनों के रिस्पेक्ट में, तब उसे हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है? मोशन में है। तो मतलब आप समझो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, हाँ बहुत बढ़िया। देखो ये इंग्लिश है एकदम मजेदार। आप कहोगे अंग्रेजी में पूरा पढ़ा दो, पूरा पढ़ा देंगे। आप कहोगे पूरा हिंदी में पढ़ा दो, पूरा हिंदी में पढ़ा देंगे। लेकिन देखो मजा जो है इंग्लिश का ना, वो नेक्स्ट लेवल है। हिंदी वालों को भी समझ में आएगा और इंग्लिश वालों को भी पूरा भरपूर समझ में आएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, ठीक, टाइम और सराउंडिंग, क्या बोला मैंने? टाइम एंड सराउंडिंग दोनों के रिस्पेक्ट में, टाइम एंड सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हो, के रिस्पेक्ट में, समझना क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो, तब हम कहेंगे, चेंज हो रहा हो तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टवा किस स्टेट में है? ऑब्जेक्ट हमारा स्टेट ऑफ मोशन में है, गति की अवस्था में है। क्लियर? यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम और सराउंडिंग दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज करता हो, तब हम कौन सा स्टेट बोलते हैं ऑब्जेक्ट के? मोशन के स्टेट में। किस स्टेट में है? मोशन के स्टेट में। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चेंज हो रहा हो, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है? कि ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ, बहुत बढ़िया, इन स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा गति की अवस्था में है। तो गति की अवस्था आप लोगों को समझ में आ गया कि जब ऑब्जेक्ट अपनी टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में स्थिति बदल रहा हो तो वो गति की अवस्था में है। तो जस्ट इसके उल्टा कर देंगे हम लोग दूसरे नंबर पे रेस्ट को डिफाइन करते समय। रेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? रेस्ट का मतलब होता है विराम। रेस्ट का मतलब क्या होता है?
रेस्ट का मतलब होता है विराम। क्या होता है? विराम का मतलब रुका हुआ, विराम का मतलब रुका हुआ, मतलब टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की स्थिति ना बदल रही हो। क्या? ना बदल रही हो। ठीक है ना? हाँ, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज ना हो रहा हो। यानी कहने का मतलब कि पोजीशन ऑफ, देखो इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे ज्यादा मजा आएगा। ठीक, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। पोजीशन का मतलब जानते हो बच्चों क्या होता है हिंदी में? पोजीशन का मतलब स्थिति होता है। बहुत बढ़िया, पोजीशन का मतलब स्थिति, यानी ऑब्जेक्ट की स्थिति, समय यानी कि टाइम, समय मतलब समझ रहे हो? टाइम। हाँ, तो यानी कि समय यानी कि टाइम एवं सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, एवं सराउंडिंग के रिस्पेक्ट। हाँ, बहुत बढ़िया। सराउंडिंग, देखो सराउंडिंग में स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। हाँ, DING, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ना चेंज हो रही हो, ना चेंज हो रही हो। ठीक है ना? जब चेंजे ना हो रही हो तब हम उसे क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव हमारा रेस्ट में है। ठीक है? जैसे कि आप हो, घर से निकले किसी सामान लेने के लिए, तो आप जब घर से निकल रहे हो सामान लेने के लिए, तो घर के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन बदल रही है टाइम टू टाइम, मतलब आप मोशन में हो, मतलब आप क्या हो? मोशन में हो। दूसरी बात, अब भेजा तो गया था तुमको सामान लेने के लिए, उसके बाद तुम एक ऐसे गाना गाते हुए खड़े हो गए कि मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। अब भैया जब तुम ये गाना गुनगुनाते हुए अगर ऐसा करने लग गए तो अब तुम रेस्ट में हो, टाइम बदल रहा है, लेकिन तुम्हारी पोजीशन नहीं बदल रही है सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, मतलब कि तुम अब रेस्ट में हो और अब खवैया हो मार। समझ रहे हो क्यों मार? क्योंकि तुम गाना गुनगुना रहे हो भाई छज्जे पे देख के। अभी गाना कौन सा समझ गया ना? कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो समझ लो भैया, अब ऐसे सिचुएशन में देखो उल्टे पाँव भाग लेना अगर कोई आवाज लगा दे तो, वरना धर लिए जाओगे। तो रेस्ट और मोशन सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बेटा मोशन में आपको समझाएंगे कि मोशन हमारा दो टाइप का होता है। मोशन हमारा कितने टाइप का होता है? देखो कई सारे कैटेगरी हैं, यहाँ लीनियर मोशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसे लीनियर क्या, कोई भी मोशन हो, बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म। कौन सा होता है? यूनिफॉर्म। और एक होता है बबुआ नॉन यूनिफॉर्म। कौन सा होता है? बहुत बढ़िया। यूनिफॉर्म को हम लोग बोलते हैं एक समान। यूनिफॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक समान गति। और नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग बोलते हैं असमान गति। कौन सा गति बोलते हैं? असमान गति बोलते हैं। तो एक समान गति और असमान गति में क्या अंतर होता है, तो ये समझ लो। एक समान गति और असमान गति में क्या अंतर है, ये समझ लो। कि जैसे मान लो ये सीधी सड़क है, अच्छा सड़क तो बनी नहीं, ये खुदे भाग रहे हैं। आ जाओ भाई, तुम भागो नहीं। देखो मान लो ये कोई सीधी सड़क है और इस सीधी सड़क पर एक कार है, दौड़ रही है। देखो हम कार बहुत सुंदर बनाएंगे। ठीक, ये कार है, ये कार इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। यहां से चली A से B तक, B से आई C तक, C से आई D तक और D से आई E तक। ठीक है, ये मान लो अलग अलग पोजीशन है जो कि हमने मार्क कर लिए इस कार के रिस्पेक्ट में। अब देखो कार ने क्या किया कि A से B तक, B से C तक, C से D तक, D से E तक आई। अब समझो कि मान लो कि ये डिस्टेंस दोनों के बीच में 20 मीटर का है। A से B के बीच में 20 मीटर, B से C के बीच में 20 मीटर, C से D के बीच में 20 मीटर, D से E के बीच में 20 मीटर। बहुत बढ़िया। ये ए से मतलब देख रहे हो इंटरवल हमारा क्या है? सेम है, लेकिन टाइम इसने अलग अलग लिया। यहां पर लिया इसने 1 सेकेंड, यहां पर लिया 2 सेकेंड, यहां पर लिया 3 सेकेंड, यहां पर लिया 5 सेकेंड, ऐसे। तो आप देख रहे हो कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में अलग अलग टाइम लग रहा है। तो ये है असमान, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। क्या है? असमान गति। समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया असमान गति। देखो कितना आसान है समझना इसको। तो ये है असमान गति। असमान गति। असमान गति में क्या आपने देखा? असमान गति में आपने देखा कि डिस्टेंस का इंटरवल सेम है, लेकिन टाइम इंटरवल अलग अलग है। ठीक,
इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है। इसका जस्ट उल्टा का मतलब कि टाइम इंटरवल सेम, डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा हो, कि पहले 1 सेकंड में 20 मीटर, अगले 1 सेकंड में 40 मीटर, अगले 1 सेकंड में 50 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 10 मीटर। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है, तो ये भी हमारा असमान गति हुआ। ठीक है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। अब अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, किसकी बात करें, यूनिफॉर्म की, तो मान लो ऐसे ही हमने फिर से एक सीधी ट्रैक बना ली, फिर से हमने सीधी ट्रैक बना लिया, फिर से हमने कार बना ली, फिर से हमने अपनी भैया लैम्बोर्गिनी आजकल बड़ा फेमस है ना शायद। अच्छा देखो, तुमको जो पसंद हो वो लेना, हमें तो एम्बेसडर से बढ़िया देखो कोई लगता नहीं है। अलग रौला है एम्बेसडर का भाई, हमारे इंडिया में सवार हो जाओ, ट्रैफिक पुलिस वाले ना रोकेंगे आपके एम्बेसडर को। तो नेक्स्ट लेवल का रौला है एम्बेसडर का, आपकी लैम्बोर्गिनी रोक दी जाएगी, BMW रोक दी जाएगी। एम्बेसडर पे ज्यादातर लिखा होता है भारत सरकार, या तो फिर बहुत बढ़िया बढ़िया अधिकारियों के पास होता है। तो भैया इस गाड़ी को कोई रोकता नहीं है, अपन को तो यही चाहिए, यहीं बैठ के जाएंगे, कोनो चौराहा कोई रोकेगा नहीं। ठीक, बाकी जो रोकेगा वो जाने। देखो फिलहाल हम गलत करेंगे नहीं तो रोकेगा क्यों। A से B, B से हमने मार्क करा C, C से D, D से मार्क करा E। अब देखो ये भी वैसे ही हमने ले ली कि ये भी डिस्टेंस हमारा 20 मीटर ही है, ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर और ये भी 20 मीटर। अब समझो यहाँ पे बच्चों कि अगर A से B तक आने में 2 सेकंड लगा, B से C तक जाने में भी 2 ही सेकंड लगा, C से D तक भी जाने में 2 ही सेकंड लगा, और D से E तक जाने में भी 2 ही सेकंड लगा। अब देख रहे हो कि इंटरवल भी सेम, टाइम इंटरवल भी सेम। तो ये है हमारा एक समान यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है, एक समान गति। ये क्या है, एक समान गति। और एक बात बता दे रहे हैं, साफ साफ सुथरा सुथरा याद कर लो, जो मैं पढ़ा रहा हूं एनडीए में इससे बाहर का नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये बेसिक है मोशन का। अभी देखो फार्मूले भी बताएंगे, और फार्मूले ऐसे जबराट कि तुरंत इधर सवाल देखोगे और उधर जवाब करोगे। ग्राफ इतने सटीक तरीके से कि भैया जितना ग्राफ हम यहाँ पढ़ा देंगे उस ग्राफ से एक भी ग्राफ का क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा, वहीं से पूछा जाएगा। तो भैया वादा किए हैं हम लोग कि पूरा कंप्लीट करके देंगे एकदम, मतलब टॉप टू बॉटम होता ना, जीरो से लेके हीरो तक, तो पूरा होल सिलेबस हम आपको करा के देंगे इतने कम समय में भी। तो बच्चों एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन ठोक के काला कर दो, और सब्सक्राइब वाला लाल लाल जो लिखा होता है उसका रंग बदल दो, और शेयर इतना करो कि अपना चैनल, अपना परिवार भी थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, अगर हम तुमसे वादा कर रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें से बाहर का नहीं आएगा, तो समझ लो नहीं आएगा। तुम चारों तरफ दुनिया गोल गोल है, घूम लेना और यहाँ पे आके पढ़ लेना एनडीए का। अब पढ़ने के बाद इसी का नोट्स तुम बना लो, अब फिर पेपर दे के आके हमसे मिलना, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। अब फिर कह देना कि सर एक सवाल बाहर का आया था, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, ये वादा है हमारा। ठीक है, तो ये समझ लो एक समान गति। सबको समझ आया कि नहीं आया? मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक समान, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देखो ये एनर्जी बनी रहनी चाहिए, मजा इसी में आता है। तो आपने असमान देख लिया और ऐसा वाला देख लिया। अब छोटे छोटे से टर्म्स और हैं, इनको भी हम लोग फटाफट अंदाज में कवर अप कर लेते हैं। देखो छोटे छोटे टर्म्स और क्या क्या है। नंबर 1 डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। कि भैया दूरी क्या होता है, हमने कहा दूरी वही होता है कि कलुआ भाग गया घर से, क्यों, सपना लेके कि भैया हम भी धीरू भाई अंबानी जैसा बनब। पिताजी बहुत कह रहे हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ाई में देखो कुछ रखा नहीं है, बनब बिजनेसमैन। वही सपना लेकर भाग गया मुंबई। कहाँ भाग गया, माया नगरी में। मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं, माया नगरी। तो भैया वो बिहार से भाग चला, भागने के बाद पहुंच गया मुंबई। अब बिहार से या अपने गांव से जब वो निकला ना, तो गांव से निकलने के बाद ऐसे टेढ़े मेढ़े में ऐसे लहराते हुए रास्ता पकड़ के वो मुंबई आया। कहाँ आया, मुंबई आया। देखो मुंबई पहुंच तो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जितना उसने रास्ते की जो लंबाई है, ये जितना लंबाई उसने ट्रेवल किया, टोटल पथ की लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं,
डिस्टेंस कहते हैं, यानी पथ की टोटल लंबाई। पथ मतलब रास्ता, रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। समझना, बहुत आसान है समझना। यानी रास्ते की एकदम सिंपल भाषा में समझ लो कि रास्ते को हम लोग पाथ बोलते हैं। रास्ते को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो रास्ते की जो कुल लंबाई है, रास्ते की कुल लंबाई, समझो एकदम दबा के, कुल लंबाई, उसे ही हम दूरी कहते हैं। अच्छा, लंबाई पूरा लिख दें तो तुम कह दो, जैसा कह दो हम वैसा कर देंगे। रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? कुल लंबाई को सीधा दूरी कहते हैं, ऐसे समझो। रास्ते की कुल लंबाई हमारी दूरी कहलाती है। अब दूरी कैसी क्वांटिटी है? तो ये देखो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर का मतलब हिंदी में क्या होता है? अदिश होता है। हिंदी में क्या होता है? अदिश राशि होता है, ठीक। इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है बचुआ मीटर। मीटर का सिंबल होता है एम। तो दूरी मतलब पथ की कुल लंबाई, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के पथ की कुल लंबाई हमारी दूरी होती है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका मात्रक मीटर होता है। अब बात कर लेते हैं यहीं पे फटाक से, दूरी खत्म कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट, क्या खत्म कर लिया? हाँ, तो अब डिस्प्लेसमेंट पे आ जाओ, दूसरे नंबर पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को बबुआ हम लोग कहते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्थापन। देखो समझना बहुत आसान है, विस्थापन को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। यानी कि मान लो ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। आप घर से स्कूल जाने का जो रास्ता है वो ऐसे है, मान लो ऐसे है। आप ऐसे घर जाते हो, घर से स्कूल जाते हो और इसी रास्ते से आते हो। तो घर से लेके स्कूल के बीच में जो सबसे कम वाला डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो ये आपका विस्थापन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट मतलब कि आपका प्रारंभिक स्थिति और आपकी जो अंतिम स्थिति के बीच का जो न्यूनतम दूरी है, जो लीस्ट डिस्टेंस है, उसे ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। क्लियर है? ये एक तरीके का देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन के सिचुएशन में अगर कोई चीज एक सीधे रास्ते पे अगर मूव कर रहा है, ये सीधा रोड है, ठीक, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हुए अगर यहाँ पर आ गया, तो इस सिचुएशन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है कि ए से चला और बी तक आ गया सीधे रास्ते पे। अब मान लो ये लंबाई टोटल है 10 किलोमीटर। कितना है? 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर पथ की लंबाई 10 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस भी उतना ही और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधे रास्ते पे ऑब्जेक्ट चल रहा है। लेकिन अगर सीधे रास्ते पर नहीं चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा और डिस्टेंस तो टोटल पथ की लंबाई को कहते हैं। ये तो आपको याद ही रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे कम वाला दूरी है उसे विस्थापन कहते हैं। अच्छा, अब ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है भाई? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब सदिश राशि होता है। तो ये है हमारा सदिश राशि। दूसरी अगर हम बात करें मात्रक की, इसका मात्रक मतलब यूनिट की, तो यूनिट इसका भी मीटर ही होता है। यूनिट इसका भी क्या होता है? मीटर ही होता है। इसमें किसी को डरने वाली बात नहीं है, डरना भी नहीं है, एकदम ऐसे। अब देखो, जैसे मान लो एक सवाल दे दिया मैंने कि कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर नॉर्थ में गया, 10 मीटर नॉर्थ में गया और 10 ही मीटर ठीक ईस्ट में गया। 10 मीटर नॉर्थ में और 10 मीटर ईस्ट में, यानी ए से चल के बी तक पहुंचा, बी से चल के सी तक पहुंचा। बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप सिंपली निकाल लो कि जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस यानी कि भाई आपका कितना हो जाएगा? ए से बी तक गया है, बी से सी तक गया, तो 10 + 10 कितना आ गया भाई? 20 मीटर आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर नहीं दिख रहा है, लो देखो आ गया 20 मीटर है। लेकिन अगर यहीं पर हम डिस्प्लेसमेंट पूछें कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी कि विस्थापन कितना हुआ, तो इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है। तो ए से सी को जोड़ दिया, ये लाइन हमारा ए से ही डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट एसी कितना हो गया? तो भाई देखो, नॉर्थ जा रहा था और नॉर्थ से ईस्ट मुड़ा, तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। यानी कि यह कर्ण के बराबर हो गया कि नहीं? यानी कि हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया कि नहीं? और हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो 10√2 आएगा कि नहीं? 10√2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया 10√2 मीटर।
ठीक है, ये आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हमारा स्पीड। अब बता रहा हूं जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, गारंटी, वादा है मेरा भैया। ठीक, तो अब देखो तीसरा टॉपिक में स्पीड पे समझ लेते हैं। स्पीड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वो चाल कहते हैं। स्पीड को हिंदी में क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अच्छा बबुआ, खत्म कर दियो तुम? ओहो, पानी पीना पड़ेगा हमको। चलो देखो, गला गीला करना बहुत जरूरी होता है। स्पीड चाल क्या होता है? इसका सिंपल सा डिफिनेशन अगर लिखा जाए तो रेट ऑफ डिस्टेंस, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे लिख दो कि टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है? या ऐसे ना लिख के भैया ऐसे लिख लो, ज्यादा सुंदर लगेगा कि रेट ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि दूरी के, समय के सापेक्ष दूरी के दर को हम लोग चाल कहते हैं। ठीक है, यानी रेट ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आ गया, सिंबल वी ही रहता है। सिंबल इसका क्या हम लोग लेते हैं? इसका सिंबल हम लोग वी लेते हैं बबुआ। तो वी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ये हमारा जो स्पीड है ये स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब मात्रक आपको यहाँ पे पता चल ही गया। और स्केलर का मतलब अदिश राशि है। क्लियर है? तो ये एक अदिश राशि है और मात्रक वहां पे मैंने लिख दिया और ये इसका सिंपल सा हमने डिफिनेशन लिख दिया। तो स्पीड खत्म। इसी तरीके से हमारा होता है वेलोसिटी। इसी तरीके से क्या होता है हमारा भाई? वेलोसिटी मतलब वेग। यहाँ पे होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या होता है? हाँ, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बहुत बढ़िया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब इसका फार्मूले की बात करें तो ऐसे ही कि भैया अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और यहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा। अब यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में और अपॉन में टाइम है, मतलब पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी। ये डिफरेंस याद रखना, हिंदी में इसको सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बबुआ लोगन? इसको हम लोग सदिश बोलते हैं। तो इसे आप लोग याद रखोगे। अब आप समझ गए कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अभी रुको बेटा, अभी देखो, अब तो वो चीज बताने जा रहे हैं जिसके क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, अब बताने जा रहे हैं एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो देखो झटपट वाला तरीका एकदम मजे में कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे। झटपट तरीका देखो, एवरेज स्पीड समझो। एवरेज स्पीड को हिंदी में क्या कहेंगे? औसत चाल। क्या कहेंगे? औसत चाल। ठीक है, देखना बचवा, औसत चाल कैसे निकाला जाता है। तो औसत चाल का सीधा फार्मूला होता है कि कुल चली गई दूरी बटे में समय अंतराल, कुल समय लिया गया, कुल समय कि कुल दूरी चलने में कितना समय लगा है। तो लिया गया कुल समय। अब देखो मजा अब आएगा। ये तो फार्मूला हो गया भाई, ये तो क्या हो गया? अब मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। तो ये तो सूत्र हुआ। अब देखना यहाँ पे ट्विस्ट, जो फॉर्मूला अभी हम आपको बताने जा रहे हैं ये बड़ा काम का है बचवा, बहुत एक काम का। देखो चली गई कुल दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। लिया गया कुल समय का मतलब टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब देखो मान लो कि आप ए से चल रहे हो, बी तक आ गए, बी से चल के सी तक आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, मान लो ए से बी तक कोई गाड़ी वाला जा रहा है V1 स्पीड से, अब बी से सी तक जा रहा है V2 स्पीड से। ठीक, मैं देख रहे हो इधर जा रहा है V1 स्पीड से, B2 सी गया V2 स्पीड से। अब मान लो ए से बी का डिस्टेंस भी x मीटर है, अब बी से सी का डिस्टेंस भी x मीटर है। यानी कि समझो दो अलग अलग शहर हैं बी और सी,
ए बी, वैसे तो 3 है ना, ए बी और सी। तो ए से बी तक गया x मीटर दूरी तय किया v1 स्पीड से, बी से सी तक गया x मीटर दूरी तय किया v2 स्पीड से। एवरेज स्पीड क्या होगा? फटाक से फार्मूला तुम लोग लगा देना एवरेज स्पीड का। क्या लगाओगे? तुरंत डिस्टेंस का जब इंटरवल सेम हो, क्या डिस्टेंस का इंटरवल अगर सेम हो, ये दूरी और ये दूरी जब बराबर हो, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देना 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये बहुत काम का है, लगा लो ठप्पा, इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, गांठ बना लो कि एवरेज वेलोसिटी 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसी कॉन्सेप्ट से ये रिजल्ट तुमको मिलेगा। ठीक, कि जब इंटरवल सेम है, डिस्टेंस का इंटरवल सेम है दोनों शहरों का, v1 और v2 अलग अलग स्पीड दे रखा हो, तो एवरेज वेलोसिटी 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 से आएगा। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? अरे एनर्जी के साथ बोलो भाई। बहुत बढ़िया, झक्कास, ये समझ में आया? अब यहाँ पर एक और चीज देखो कि मान लो 2 शहर ना हो, 3 शहर हो तब, 3 शहर हो तब कलुआ का अपन घर, कलुआ का ससुराल। अच्छा ससुराल लिख देगा, अरे छोड़ो हटाओ, ससुराल असुराल ना लिखे, ऐसे ही मान लो। देखो कि मान लो कलुआ चला ससुराल, तो पहले अपने घर से निकला, ए से गया बी तक, अब बी से गया सी तक, और उसका मन हुआ सी से जाए डी तक। समझो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल किया, और यहाँ 3 सेगमेंट है। अब ये भी x मीटर डिस्टेंस, ये भी x मीटर डिस्टेंस, और ये भी x मीटर डिस्टेंस। ठीक, मान लो यहाँ पर जा रहा है v1 स्पीड से, यहाँ पर जा रहा है v2 स्पीड से, और इधर जा रहा है v3 स्पीड से। यानी अब देखो सेम है, वहां पे 2 सेगमेंट था और यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट हो गए, x x x 3 बार, 3 सेक्शन हो गए। पहले 2 था तो हमने लगा दिया 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अब अगर 3 सेक्शन में हो तब क्या करेंगे भैया? का ना करो, इधर देखो, इधर देखो भैया फटाफट, और जो भी पढ़ा रहे हैं यहीं से आएगा, समझ लो। इसका एवरेज स्पीड क्या आएगा? तो 3 सेगमेंट में है तो 3, हाँ स्पीड v1 v2 v3, और अब देखो पेयर में लिखा जाएगा समेशन v1 v2 और v2 v3 और v1 v3। आएगा कि नहीं आएगा? बहुत बढ़िया। तो ये एवरेज वेलोसिटी का या एवरेज स्पीड का फार्मूला है। एवरेज स्पीड में भी यही लगेगा स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए, और एवरेज वेलोसिटी में भी यही लगेगा स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए। ध्यान देना है, स्ट्रेट लाइन में बोल रहा हूं, वरना निपट जाओगे सबके सब यहीं पे। स्ट्रेट लाइन का मतलब एक ही डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन पाथ वो भी सेम डायरेक्शन। तो उस सिचुएशन में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो नोट कर लो फटाक से। औसत वेग औसत चाल सेम रहेगा जब गड़िया सीधे रेखा में उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती जाए तब। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हमने आपको बता दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बता दूं बच्चा, एक और इसी में देखो कॉन्सेप्ट लिखो यार तुम, कि मान लो कि ए से चला बी तक, और ए से बी तक जाने में टी टाइम लिया, अब बी से चला सी तक और यहाँ भी टाइम टी ही लिया। यानी सोचो कि इस सेगमेंट में भी टी समय लिया और उस सेगमेंट में भी। अब फोटो में ही दिख रहा है ना कि ये डिस्टेंस कोई x1 मीटर है और ये डिस्टेंस कोई x2 मीटर है, अलग अलग डिस्टेंस आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैपिंग कम है और वहां पे गैपिंग ज्यादा है। अब मान लो कि इधर जा रहा v1 स्पीड से और इधर जा रहा v2 स्पीड से, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? यानी समझना है आपको कि अब टाइम इंटरवल सेम है दोनों गैपिंग के बीच में, और यहाँ पे जा रहा v1 स्पीड से और यहाँ जा रहा v2 स्पीड से, तो यहाँ पे सीधा मीन के बराबर एवरेज स्पीड आ जाता है। क्या आ जाता है? मीन के बराबर। यानी एवरेज आप निकालोगे सीधा v1 प्लस v2 बाई 2, ये आपका एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड का फार्मूला। नोट कर लो, और ये सब निकलेगा उसी कॉन्सेप्ट से, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन से। तो यहां से भैया नोट कर लो, देखो समय जब कम हुआ करे तो हमेशा जुगाड़ याद रखना, ये सब जुगाड़ है अपन लोगों के। अब देखो अगर ये 3 सेगमेंट में हो तब क्या करेंगे? हमने कहा 3 सेगमेंट में कर दो, ए से बी कर दिया, बी से सी कर दिया, सी से हमने डी कर दिया। लो क्या दिक्कत है? यहाँ पर भी समय सेम, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टाइम टी। यानी समझो देखो तीनों इंटरवल को कवर करने में टाइम हमारा सेम लगा, टाइम हमारा सेम लगा, लेकिन यहाँ पर जा रहा v1 स्पीड से, यहाँ पर v2 से और यहाँ पर v3 से, सब इसी डायरेक्शन में मूव किया है।
अब यहाँ पे क्या आएगा एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा भाई, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। 3 सेक्शन में है तो तीनों का मीन निकाल दो, निकाल के रख दो, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे निकाल लेंगे। तो ध्यान देना कि जब हमारे इंटरवल्स के बीच में डिस्टेंस सेम हो तो कैसे फार्मूले लगते हैं। अगर 2 सेक्शन हो तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अगर 3 सेक्शन हो तो 3v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। लेकिन अगर उन्हीं सेक्शन में टाइम इंटरवल सेम हो तब हमारा लगता है मीन के बराबर, डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर 2 सेक्शन में है तो v1 प्लस v2 बाई 2, और अगर 3 सेक्शन में है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं वो इसी फार्मूले के हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सवाल पूछा जाता है बच्चे वो इस फार्मूले से पूछा जाता है, तो ये आपको प्रॉपर रट लेना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया है, याद रखना डिस्टेंस जो है ना हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम, ये चीज़ याद रखना हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट तो हमारा जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कबहू जीरो नहीं होता है। कलुआ घर से गया ससुराल, घर से कहाँ गया, ससुराल। हाँ, अब ससुराल से सालियों ने मार के भगा दिया, ठीक, सालियों से परेशान, कलुआ चला घर से ससुराल, वहां सालियों से हो गया परेशान, परेशान होने के बाद वापस घर आ गया। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लेकिन मान लो कि ससुराल उसका 20 किलोमीटर दूर था, तो भैया 20 किलोमीटर गया है तो 20 किलोमीटर वापस भी तो आया, तो डिस्टेंस हमारा टोटल कितना हो गया, 40 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गया आपका 40 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट का हो गया राउंड ट्रिप के लिए जीरो। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जब कभी भी हम राउंड ट्रिप की बात करें, अब उस पाथ चाहे सर्कुलर हो चाहे स्ट्रेट लाइन पाथ हो, जब कभी भी राउंड ट्रिप की हम बात करेंगे, किसकी बात, राउंड ट्रिप की बात, तो ध्यान रखना कि फॉर राउंड ट्रिप ये याद रखना कि राउंड ट्रिप के केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, बसंती बोल, डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, जीरो। अच्छा, बसंती प्यासी है भाई, यहाँ पे बैठी है लेकिन प्यासी है वो, कोई बात नहीं, रिवील किया जाएगा बसंती का चेहरा भी एक दिन, ठीक है। अब चलो, ये सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे मजा आ रहा सबको, मजा तो नहीं आ रहा, का बहुत आ रहा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को समझा दिया मैंने, इसमें किसी को कोई समझ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड सब हमने बता दिया। अब देखो यहाँ पे एक और टर्म आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या आता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखो इंस्टेंटेनियस वाला भी समझ लो भैया क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको बेटा हिंदी में तात्क्षणिक चाल बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल। ई का है समझो, तात्क्षणिक चाल का है। अभी बताओ जब पापा की परियों को चेज करना होता है तो तुम्हारे गाड़ी में मीटर लगा है ना कि नहीं लगा है, ऐसे गाड़ी में तुम्हारे मीटर, डिजिटल मीटर लगा है ना, यहाँ पे डिजिटल मीटर में नंबर आता रहता है हमेशा, कभी एक, कभी मान लो स्टार्ट करोगे, जब स्टार्ट करोगे तो भागना शुरू करेगा। अब भैया जॉन तुम किसी में 50 शो करेगा, किसी में 60, मान लो किसी को पापा की परी को चेंज करना है, उसने 80 उसमें उस समय शो कर रहा है और 80 पे ही भगा रहा है गाड़ी, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करता है। यानी गाड़ी के अंदर जो ये स्पीडोमीटर लगा है ना, ये क्या है, स्पीडोमीटर, ठीक, ओडोमीटर भी बोलते हैं इसको। ये स्पीडोमीटर जो लगा है, ये स्पीडोमीटर क्या शो कर रहा है, आपकी गाड़ी का इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। क्योंकि जैसे जैसे आप ब्रेक लगाओगे, एक्सेलरेटर तेज करोगे बढ़ जाएगा, ब्रेक लगाओगे कम हो जाएगा, तो जैसे जैसे भाई आपको ट्रैफिक मिलता है उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी भगाते हो। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि
स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इन विच देयर इज नो टाइम इंटरवल, यानी कोई भी टाइम इंटरवल वहां पर ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, तुमने दवाई ली थी अपनी, आँख अब सही है ना? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ हाई हिल वाला है लड़का, दवाई ले लिया, फायदा कर गया है लग रहा है। चलो, तो अब देखो कि भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाला कैसे जाए। तो बेटा इसको निकालने के लिए अब आपका डिस्टेंस का एक इक्वेशन होना चाहिए टाइम के फंक्शन के टर्म में। किसके टर्म में? टाइम के फंक्शन के टर्म में। यानी कि देखो, जैसे आपका डिस्टेंस का इक्वेशन मान लो दे दिया ऐसे कि ये मान लो ये डिस्टेंस है कि डिस्टेंस बराबर ए टी क्यू प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी। ठीक, यहाँ पे देख रहे हो कि टाइम के फंक्शन के फॉर्म में ये इक्वेशन गिवन है, और यहाँ पे एस आपको क्या मानना है कि ये एस आपका डिस्टेंस है। तो इसके बिहाफ पे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं। यानी कि क्या करना होता है, अब आपको इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के। बहुत बढ़िया। तो अब देखो भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आपका आएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको भी हम लोग यही लिखते हैं, लेकिन अब लिखेंगे ds बाई dt। अब जब ds बाई dt करेंगे तो देखो, एनडीए की तैयारी करने वालों महारथियों, डिफरेंशिएशन सबने पढ़ रखा है, तो तुरंत टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, क्या निकल के आएगा? 3at स्क्वायर प्लस 2bt, और c वाला टर्म तो जीरो हो गया ना, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल के आया। अब मान लो आपसे जिस भी सेकंड पर पूछा गया हो, कि मान लो आपसे पूछा गया है कि स्पीड बताओ एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो आप यहाँ पे टाइम की जगह 4 अप्लाई कर दो, टाइम की जगह 4 अप्लाई कर दो, पुट कर दो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस निकालने का तरीका सबको पता चला। अब मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का। एक तरीका है कि INS इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर, देखना तरीका ऐसा लिखा जाता है कि लिमिट डेल्टा t टेंस टू बी 0 डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कैलकुलस मेथड में इसी को हम लोग ds बाई dt से लिख देते हैं। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसी पैटर्न पे सेम टू सेम, इसी पैटर्न पर सेम टू सेम हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी लिखते हैं, एकदम सेम, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर निकालना है तो वो भी ऐसे ही लिखेंगे कि लिमिट डेल्टा t टेंस टू बी 0। अब यहाँ डिस्टेंस की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बस, और यहाँ पे ds बाई dt। अब फर्क ये होगा कि ये जो s लिखा है, अब ये फंक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, किसके टर्म में? टाइम के टर्म में। अब ये जो s है ये डिस्प्लेसमेंट है, किसके टर्म में? टाइम के टर्म में। ठीक है ना? तो यहां पर जो s है ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ टाइम। किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ t के टर्म में। जैसे यहां पर अभी हम लोगों ने वेलोसिटी स्पीड निकाली, सेम कि अब इसी इक्वेशन को मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है तो वेलोसिटी का कैसे निकलेगा? एकदम सेम इसी तरीके से, यही तरीका, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये आपको काम आएगा, बहुत दबा के काम आने वाला है। और इस बार यहाँ से सवाल आएंगे, ये ध्यान रखना, यहाँ से सवाल आएंगे। अब दोबारा मैं याद दिला रहा हूँ, लाइक कर दो, ठीक नहीं होगा दौड़ाएंगे, बिहार से लेके पहले आएंगे जीटी रोड पकड़ाएंगे, बिहार से क्या पकड़ाएंगे? जीटी रोड। अब जीटी रोड पकड़ा के तुमको लेके जाएंगे कन्याकुमारी तक। अब वहां से मतलब धीरे धीरे जीटी रोड से कन्याकुमारी ले जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भगाएंगे, फिर मुंबई लाएंगे, मुंबई से बंगाल की खाड़ी में ले जाके पटकेंगे। भैया लाइक कर दो, बता रहे हैं, लाइक ऐसा करो कि देखो लाइक करने पे काला हो जाता है और सब्सक्राइब वाला बटन देखो लाल लाल वहां दिखता है, देखो कर दो, कर दो, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, जितना ज़्यादा बड़ा परिवार, जिम्मेदारी उतनी बड़ी, उतना बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा, एकदम ऐसा जिसके बाहर का कोई सवाल नहीं आएगा, ये वादा है हमारा। तो वादा है तो देखो साथ में बने रहो इस वादे के साथ। तो देखो बेटा, इंस्टेंटेनियस ये सब हमने आपको बता दी। अब थोड़ा सा हम आपको एक्सेलरेशन भी बता देते हैं। किस पे? आओ भैया त्वरण भी पढ़ लो,
अब आ जाओ एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन, तो देखो एक्सेलरेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन को बच्चा हम लोग हिंदी में कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। अब देखो परिभाषा सबको याद होगा कि रेट ऑफ चेंज, ओके, रेट ऑफ चेंज इन, अरे बहुत बढ़िया, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के। बहुत बढ़िया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद, चलो विद रिस्पेक्ट को हम पूरा ही लिख दिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समझो वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। हिंदी में हम इसे क्या लिखते हैं बच्चा? हिंदी में हम लोग लिखते हैं वेग परिवर्तन के दर को, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण कहते हैं। अच्छा ये भी लिख ही दूं, तो लो भाई ये भी लिख दिया कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसमें कोई समस्या तो नहीं? अब देखो बात आई कि वेग परिवर्तन के दर को अगर त्वरण कहते हैं तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? हमने कहा देखो भाई फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो v माइनस यू बाई डेल्टा टी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि v माइनस यू बाई केवल टी। ये टी टाइम इंटरवल है। ठीक, इतने सभी सारे फार्मूले इसी के हैं एक्सेलरेशन के, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। मात्रक की बात करें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना? बसंती क्या हाल चाल? बढ़िया, मजा आ रहा? तो बढ़िया, एकदम फटाफट नोट करते चलो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो ये तो एक कॉमन एक्सेलरेशन का हो गया। अब अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, तात्क्षणिक त्वरण का, तो वहां भी एक्सेलरेशन बराबर अब लिखा जाता है dv बाई dt। क्या लिखा जाता है? dv बाई dt, यानी वेलोसिटी वाली इक्वेशन को। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी ये देख रहे हो ना, अब ये वेलोसिटी टाइम के फंक्शन के फॉर्म में दिया गया होगा। किसके फंक्शन के फॉर्म में दिया गया होगा? हाँ, और आराम से वेलोसिटी वाले इक्वेशन को तुरंत डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, आंसर ले लो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। जैसे हमने हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है टाइम के फंक्शन के फॉर्म में कि 6t³ प्लस कुछ लिखने जा रहे थे प्लस 4t, ये दे रखा है। अब पूछा है हमारे पास दो चीजें, एक पूछा है वेलोसिटी, और भी कब, तो वेलोसिटी पूछा है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और दूसरा पूछा है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। हमने कहा बस यही इक्वेशन दिया है, तो भैया इस इक्वेशन को एक बार जब डिफरेंशिएट करोगे, क्या एक बार जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा कि नहीं? ds बाई dt से, तो भाई क्या आ गया? 6 3 जा 18t स्क्वायर प्लस 4, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या निकल के आया? 18 इंटू 1 प्लस 4, यानी कितना आ गया? 24 मीटर पर, 24 मीटर पर, 24 की 22 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, हमने टाइम की जगह 1 रख दिया। अब फिर पूछा है एक्सेलरेशन भी बताओ, तो हमने कहा कि ये भी बहुत आसान है कि जब वेलोसिटी आ ही गया है तो एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt। अब ये हमारा वेलोसिटी आ गया ना, तो वेलोसिटी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ, अब प्लस ये 0, यानी इसका मामला यहाँ पे खत्म। तो केवल ये आया। तो अब भैया t बराबर एक्सेलरेशन और भी निकालना है कब? t बराबर 1 सेकेंड पे, तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कितना आ गया? 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। का दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये स्क्वायर लिखा है, अगर समस्या है तो देख लो स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालते हैं फटाफट। एक बार डिफरेंशिएट करोगे डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी आ जाएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने का सिंपल सा तरीका है। किसी को कोनो दिक्कत? नो सर। अब देखो जो बता रहे हैं वो है भैया बहुत है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखो और इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूछो मत, समझना अब। और अब होगा तुम्हारा दिमाग खराब, और पहले ही मैं लिख दे रहा हूं, मैंने लिख दिया ये सब जो अभी ऊपर जो लिखा समझ लो।
इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। अब जब इम्पोर्टेंट है तो भैया तुम्हें भी क्या करना है, इम्पोर्टेंट तरीके से लिखना है, क्योंकि यहां से सवाल हमेशा एक आता है और ऊपर जितना बताए हैं वहां से भी सवाल एक या दो आ ही जाते हैं। तो ध्यान रखना है मेरे बहादुर बच्चों कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। और देखो तुमको अगर लग रहा है ना कि अंसारी सर तुमसे झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहां से नहीं आएगा, तो भैया जाना 2-4 दिन का लेक्चर अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद जाना इन्हीं चैप्टर के तुम सवाल देखना प्रीवियस ईयर में, और उसके बाद उड़ा ना दिया तुमने तो बताना हमसे, फिर तुम्हें भरोसा हो जाएगा। तो वादा कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना इसके बाहर का नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। ये तुम एनडीए जाके फोड़ दोगे एकदम तुरंत, जहां हमारा क्लास तुमने अटेम्प्ट कर ली। तो भैया अटेम्प्ट करो दबा के, और सब कुछ जहां मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट है, मतलब है इंपॉर्टेंट तभी लिखा है, ठीक है? तो भैया नोट कर लेना। तो देखो बच्चों, बिना किसी देरी के हम अब जा रहे हैं आपको बताने ग्राफ। क्या बताने जा रहे हैं? ग्राफ। और इससे ज्यादा हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, हमेशा आता है कि नहीं आता है? आता है ना? ठीक है भैया, आता है अगर हमेशा। तो पहला ग्राफ देखो फटाफट। पहले जो ग्राफ हम आपको बताने जा रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, या कह लो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो भैया पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की शुरुआत हो गई है। और अब देखो फटाफट कि अगर ये हमारा टाइम है और ये हमारा पोजीशन है, और ऐसे कोई टाइम के पैरेलल अगर हमारा कोई लाइन खींचा हुआ है, मतलब समझ लो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है? रेस्ट में। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो वेलोसिटी क्या होगा? और जब मूव नहीं कर रहा रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मतलब वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन 0। तो ये हमारा पहला ग्राफ था, सबको समझ आ गया? भैया अब दूसरा ग्राफ देखो फटाक से यहीं पर। अब ये है हमारा टाइम और ये है हमारा पोजीशन। अब पैरेलल नहीं है, अब एक स्लोप के साथ है। यानी अब देखो कि यहाँ पर अब एक स्लोप बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना हुआ है? यहाँ पर एक स्लोप बना हुआ है, एक ढाल है टाइम के साथ। टाइम के साथ जब ढाल होता है और ये लाइन सीधी हो तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? बहुत बढ़िया, यूनिफॉर्म मोशन। और जब यूनिफॉर्म मोशन हो तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि वेलोसिटी अब हमारी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब हिंदी वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब हो गया कि वेग नियत है। वेग हमारा क्या है? नियत है। और जब वेग हमारा नियत हो ना बबुआ तो एक्सेलरेशन 0 होता है। जब वेग नियत हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा? हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन में यानी कि त्वरण में कोनो परिवर्तन नहीं हो रहा। और ये जो ढाल है ना, ये जो ढाल, ये ढलबे हमारा वेग को बताएगा। ये ढाल यानी कि स्लोप जो देखो है, ये स्लोप ही हमारा वेलोसिटी को बताएगा। यहाँ पे स्लोप किसके बराबर? वेलोसिटी के बराबर। तो ये चीज आप याद कर लो, ये चीज आप क्या कर लो? याद कर लो कि पोजीशन टाइम ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है ना, ये स्लोप में हमारा वेग को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब बात आएगी कि सर स्लोपवा निकालेंगे कैसे? हम है ना तुम्हारे साथ, देखो बताते हैं। तो पहले इतना नोट कर लो, इसके बाद तो देखो नोट कर लेना फटाक से, मैं बता रहा हूं कैसे निकालेंगे ये समझो। देखो मान लो ये तुम्हारे पास पोजीशन है और ये टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और कोनो लाइन ऐसे खींचा हुआ है। तो भाई इस खींचा हुआ होगा तो कुछ वैल्यू तो दिया गया होगा ना। मान लो यहाँ पर ऐसे हमने एक मार्क कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक, मान लो यहाँ पे ये तो 0 है, ये तो ओरिजिन है तो 0 सब कुछ रहेगा यहाँ पे। मान लो ये पोजीशन है तो ये दे रखा है मान लो 20 मीटर में, ये पॉइंट 20 मीटर है। और इस यहाँ पर टाइम में मान लो लिखा है 5 सेकेंड। तो अब ढाल कैसे निकाला जाए? तो देखो ढाल का मतलब होता है टैन थीटा। ढाल का मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो टैन थीटा निकाल दो। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और अंग्रेजी में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हिंदी में लंब बटे आधार और अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बटे बेस। तो भैया अब ये बताएगा हमको वेलोसिटी
क्या बता देगा? वेलोसिटी। तो भैया देखो इस थीटा के लिए अगर हम बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया, तो परपेंडिकुलर की लंबाई क्या 20 मीटर के बराबर है? तो ये हो गया 20 और ये बेस हमारा 5 सेकंड के बराबर है। तो बहुत बढ़िया, 20/5 यानी कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। तो भैया देख लो इस तरीके से निकालते हैं हम लोग वेग, वेलोसिटी टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ से। किस ग्राफ से? पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग ढाल निकाल लेते हैं, यानी कि स्लोप निकाल लेते हैं। ढाल का मतलब स्लोप निकाल लेते हैं और ये स्लोप का मतलब tan थीटा। और tan थीटा हमको क्या प्रोवाइड करेगा? वेलोसिटी को प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? वेलोसिटी को प्रोवाइड करेगा। तो ये सब लोग याद कर लो, दबा लो यहीं पे, ठीक है। तो आप ये सीख गए भाई, ढाल है अगर सीधी रेखा है तो ये मतलब यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग नियत, और जब नियत वेग मतलब त्वरण कुछ भी नहीं, जीरो। तो ये ग्राफ याद रखना, और याद रखना ढाल किसके बराबर? वेग के बराबर, यानी स्लोप वेलोसिटी को प्रोवाइड करेगा। और स्लोप लेते किस एक्सिस से हैं? हमेशा टाइम एक्सिस से लेना। अगर तुमने टाइम एक्सिस से बिडू नहीं लिया तो समझ लो तुमने कर दिया गलती, और जहां किया गलती वहीं होगा आंसर गलत। तो भैया ध्यान रखना, ढाल यानी कि स्लोप आपको टाइम वाले एक्सिस से कंसीडर करना है। किस एक्सिस से? टाइम वाले एक्सिस से कंसीडर करना है। अब एक एक स्टेप में आपने 2 ग्राफ सीखा। आपने क्या सीखा? 2 ग्राफ सीखा। अब तीसरा ग्राफ आ जाओ सीधा। तो तीसरा ग्राफ देखो भाई, ये है हमारा पोजीशन और ये है हमारा टाइम। अब मान लो कोई ऐसे ग्राफ बनाओ नीचे की तरफ आ रहा हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा टाइम 0 था, जब टाइम हमारा 0 था तो कलुआ अपने ससुराल में था। जब कलुआ ससुराल में था तब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब सालियों से परेशान होने के बाद कलुआ रिटर्न घर चल दिया। जब रिटर्न मारा ना तो समय तो लगभग करेगा, और वो आ गया वापस धीरे धीरे घर। समझ रहे हो? नहीं ऐसे ये इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी पॉइंट इस पर लेते हो आप, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। आप समझना, बहुत मजेदार चीज है ये, इतना मजेदार है कि पूछो मत। देखो ऐसे था ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि ये तो हमारा पोजीशन है और ये तो हमारा टाइम है। ग्राफ को समझने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि इस ग्राफ पे ना पॉइंट मार्क कर लिया करो बराबर बराबर डिस्टेंस पर। अब बराबर बराबर डिस्टेंस पर हमने पॉइंट मार्क कर ली, और इस पॉइंटवा को परपेंडिकुलर डाल देना चाहिए बेस इधर वाले लाइन पर और इधर वाले एक्सिस पर, और इसको देखना चाहिए। अब देखोगे तो ये गैपिंगवा बराबर है, ये गैपिंगवा दोनों में बराबर है, यानी इंटरवल सेम। यहाँ का टाइम इंटरवल और यहाँ का टाइम इंटरवल सेम, और यहाँ का डिस्टेंस वाला भी टाइम इंटरवल स्ट्रेट लाइन है तो सेम ही मिलेगा। लेकिन अब क्या मिलेगा कि टाइमवा तो बढ़ रहा है लेकिन ये डिस्प्ले, ये पोजिशनवा नीचे की तरफ घट रहा है। इसका मतलब कि पार्टिकल रिटर्न मार चुका है, ठीक, यानी ये वापस आ रहा है। तो ये है तो यूनिफॉर्म मोशन का ये भी ग्राफ है, तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान वेग, यानी कि कह सकते हो एक समान चाल या एक समान वेग, एक समान वेग। लेकिन जो डायरेक्शन है ना वो उल्टा हो गया है। अब ये रिटर्निंग में आ रहा है, वापिस आ रहा है, तो डायरेक्शन इसका उल्टा है। डायरेक्शन यानी कि दिशा जो है इसका, हाँ डायरेक्शन उल्टा है, उल्टा है। उल्टा का मतलब समझ रहे हो? उल्टा का मतलब ये है कि घर से ये स्कूल गया था, अभी घर से मान लो ऐसे कि स्कूल गया था लेकिन अब स्कूल से वापस घर आ रहा है, तो ये है उल्टा, ठीक है। जाने वाले का ग्राफ ऊपर था और आने वाले का ग्राफ ऐसे बनेगा, और है ये भी स्ट्रेट लाइन अगर आप एक समान चाल से चल रहे हैं तो। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ। और ध्यान रखना बाबू, ऐसे ग्राफ में क्या ध्यान रखना? अच्छा ये आगे नहीं बढ़ रहा, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा पेज है। अच्छा पेज सफ़ेद मार दिया, आ जाओ भाई। सफ़ेद क्यों मारोगे? अब देखो बाबू, यहाँ पे समझना दोनों ग्राफ का क्या मतलब, कि एक को हमने ऐसे बनाया और एक को हमने यहाँ पर ऐसे बनाया था। ये भी पोजीशन वर्सेस टाइम ही था और ये भी पोजीशन वर्सेस टाइम था। हमने बोला टाइम एक्सिस से स्लोप देखना, तो ये थीटा ये लेस देन 90 डिग्री था और ये थीटा ये ग्रेटर देन 90 डिग्री था। कभी भी इस ढाल हमें 90 डिग्री से ज़्यादा मिले मतलब विपरीत दिशा, तुरंत समझ लो, मतलब तुरंत समझ लो विपरीत दिशा।
विपरीत दिशा का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा का मतलब तुरंत समझ लो, बहुत बढ़िया, कि ये अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न मार चुका है। और जहां थीटा हमारा 90 डिग्री से कम है वहां पे समझ लो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब वापस नहीं आ रहा है, इसका जो एक्चुअल पोजीशन था वहां से आगे जा रहा है। तो ये भी मतलब होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। बच्चे ऐसे जगह पे आके बड़ा गलतियां करते हैं एनडीए वाले एग्जाम में, कि सवाल आसान होता है लेकिन समझ नहीं पाते हैं, कुछ लिख के चले आएंगे। तो ये आप लोगों को बबुआ समझ में आ गया। अब यहाँ से जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ग्राफ है वो ये कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन हो तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो हमने कहा देखो ऐसा होगा कि ये है टाइम और ये पोजीशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन का, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है तो ये है। क्यों? क्योंकि अब इसमें स्लोप कहीं भी सेम नहीं है, ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्योंकि जब ये लाइन सीधा होता था ऐसे, तब तो भैया आप कह देते कि देखो टाइम के साथ एंगल बरोबर है, लेकिन अब इस ग्राफों में तो ऐसा नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो एंगल कुछ और है, अगर इसके पैरेलल लाइन यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, तो आप टाइम के पैरेलल, तो ये एंगल कुछ और हो गया और ये एंगल कुछ और हो गया। मान लो ये θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है। तो आप क्या देख रहे हो कि θ1 कम था, θ2 ज्यादा और θ3, हाँ, यानी कि जो स्लोप है, ये स्लोप हमारा बढ़ रहा है। स्लोप हमारा क्या है? बढ़ रहा है टाइम के साथ। तो टाइम के साथ स्लोप का बढ़ना मतलब कि स्पीड का बढ़ना, स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, यहाँ पे पोजीशन टाइम लियो, स्पीड ना कहो, वेलोसिटी कह लो। यानी कि स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी हमारा बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। अब जब वेलोसिटी हमारा बढ़ रहा हो तो क्या हो जाता है, वहां पर एक्सेलरेशन आ जाता है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन है। अब ये डिपेंड करेगा कि स्लोप किस रेट से बढ़ रहा है। तो अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम एंगल बढ़ रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ बहुत बार पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर में बच्चों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये PYQ है, समझ लो। ये क्या है? PYQ है, तो इसे याद रख लेना, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ। सबको आई हो समझ आ गया होगा, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो मेरी बहादुर सेना, आज के देखो इस लेक्चर में आगे अभी जितना है अब सब इंपॉर्टेंट है, तो इसका पार्ट 2 आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है ना। इस लेक्चर का पार्ट 2 आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, लेक्चर 2 इसका तुरंत मिलने वाला है। आज की ये क्लास मैं यहीं पे खत्म करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पोजीशन टाइम का ग्राफ मैंने आप लोगों को बता दिया, तगड़े से उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से एकदम। उसके बाद देखना आपको अब जो ग्राफ बताने वाला हूं मैं, अब बची खुची जो चीजें इसमें पूछी जाने वाली हैं वो सब जो बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। 2 पार्ट में इसलिए कर दूंगा क्योंकि एक पार्ट में ज्यादा लंबा हो जाएगा, और चीजें जब ज्यादा लंबी हो जाती है ना तो बच्चों को लगता है हेक्टिक। मैं आप लोगों के लिए चीजें आसान करके एकदम बताऊंगा ताकि हेक्टिक ना हो। तो अब आपके सामने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच गया है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा, और उसके बाद जो बचा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये कवर कर दूंगा। और ध्यान रहे ये दोनों के दोनों बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाली ग्राफ पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ग्राफ बेस्ड पूछा जाता है एनडीए में, काइनेमेटिक्स से, ठीक। सोल्व करने वाले क्वेश्चन तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है। तो मेरी बहादुर सेना, आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के लिए, अगर नेक्स्ट लेक्चर चाहिए इसका इंपॉर्टेंट ग्राफ वाला, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखें और दबा दबा के कमेंट करें। अगर किसी को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल ड्रॉप आउट कर देना, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है बच्चों। हमेशा मिडनाइट 12 बजे के से पहले 11 और 12 के बीच में मैं सारे एक कमेंट्स रीड करता हूं। अगर आपके कोई डाउट्स है तो भाई आपके डाउट का सॉल्यूशन कंप्लीट मैं दूंगा, डाउट रहने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। तुम मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम आलसी हो तो भाई देखो आलसियों का कुछ नहीं हो सकता है, मतलब कुछ नहीं हो सकता है, इतना गांठ बना लो, अपने लेजीनेस को दूर करो, आराम से जुड़ के पढ़ो। बिंदास तो हम लोग पढ़ाते हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है।
हंसी खुशी से पढ़ो, हंसी खुशी से पढ़ाते हैं एकदम। जितने भी बच्चे हैं ना हम लोगों के साथ जुड़े हुए, सब के सब एकदम बिंदास मुस्कुराते हुए सीख के जाते हैं, ठीक है, भर भर के एकदम। तो भर भर के झोला भरो, ज्ञान का झोला अपना भरते जाओ, ठीक है। तो लेक्चर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लेक्चर 2 चाहिए तो भैया कमेंट बॉक्स में ओपी अंसारी सर लिखना ना भूलें। क्या? ओपी अंसारी सर। और दूसरा चीज, और ये भी उसके नीचे होना चाहिए, वी वांट लेक्चर 2, ठीक। और एक और चीज भाई, अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, सब इतना अच्छे से हम लोग कर रहे हैं, तो लाइक काहे नहीं कर रहे हो? अब कमेंटवा तो तुम कर ही दोगे, लाइक का बटन दबाओ, शेयर करो, और सब्सक्राइब तो एकदम देखो लाल वहाँ होना नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जब सब कुछ अगर फ्री में आपको मिल रहा है तो इतना करने में क्या जा रहा है? दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर सब्सक्राइब करना तो भैया नोटिफिकेशन ऑल पे रखना, क्योंकि अब बचा है समय बहुत कम। तो जो भी हम लोग यहाँ से भेजें आपको टन टनाटन नोटिफिकेशन मिल जाए, और तुम टन टनाटन अंदाज में क्या कर लो, फट से अपने आप को देख लो या उसको सेव कर लो, ताकि बाद में देख सको अपने हिसाब से। तो देखो बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर 2 लेके। तब तक के लिए वो भी रिक्वायरमेंट होगी तब, लाइक दबा के करना है। देखो मैं लाइव देखो आने की कोशिश तो कर रहा हूँ कि लाइव आ जाऊं, लेकिन एक प्रॉमिस करो यार, 1K लाइक्स मेरे में भी करा दो, ऐसे थोड़ी चलेगा। क्यों बसंती? 1K लाइक होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना? और देखो बसंती का फेस भी तो रिवील कराना है, अरे हाई वाले लड़का भी तो है, तो अब ये सारे रिवील होंगे, लेकिन तब भैया 1K कराओ, ठीक है। अब कमेंट में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जिसको भी कोई डाउट है आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सब हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।